बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब ख़ान और आप सबको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू लिव पर। और आज का जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश एसे के मुतालिक। इंग्लिश एसे के मुतालिक पहला जो लेक्चर इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एसे है वो हमने पहले उसको डिस्कस किया। उसके अंदर इंग्लिश एसे जो सीएसएस का एग्जामिनर जो डिमांड करता है, सिलेबस क्या अवेलेबल है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश एसे के वो कितनी किस्म के आते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं। और उस पहले लेक्चर के अंदर हमने चंद एक चीज़ों का भी जो है अहाता किया था। वो ये थी कि जो पेपर आता है उसके ऊपर क्या जो है वो रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर की, कि आपका जो एसे जो आपने लिखना है वो कितने होने चाहिए हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए है, रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। और अगर आप में से किसी ने वो पहला लेक्चर नहीं सुना तो इस लेक्चर को सुनने से पहले वो पहला लेक्चर सुनना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के मुतालिक। तो आज का जो टॉपिक है वो एग्जामिनर कमेंट्स के मुतालिक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो सीएसएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो हर साल जो है उसमें पेपर्स होते हैं सीएसएस के। तो एग्ज़ामिनर जो सीएसएस का एसए चेक करता है वो हर साल अपने कमेंट्स देता है उन एसएस को चेक करने के बाद, कि क्या क्या चीज़ें थीं जो लैग कर रही थी कैंडिडेट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से इंग्लिश एसए जो है वो फेल हुआ। और एग्जामिनर को या इंग्लिश एसए को पास करने के लिए एक कैंडिडेट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सिलसिला हम 2006 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2006, 2007, 2008 और 2009 4 साल के कमेंट्स को पढ़ेंगे और उन पॉइंट्स का जायज़ा लेंगे कि जो एक एसए के अंदर होना ज़रूरी है ताकि वो एसए का पेपर जो है वो पास हो सके। तो सबसे पहले जो है वो 2006 के कमेंट्स के ऊपर हम आते हैं और हम देखते हैं कि 2006 में जो एग्जामिनर है उन्होंने क्या कमेंट्स जो हैं वो दिए थे। तो following are observations of the examiner on performance of candidates in compulsory as well as optional subjects offered in written part of the competitive examination 2006। तो इंग्लिश एसे को हम देखते हैं। Majority of candidates suffered due to poor expression in English. They produced substandard stuff, irrelevant material, and obscurantist approach in the essay. Religiosity, bigotry, and anti-American outburst appeared as identical synonymous, spread over page after page with immunity. More and more answer books were found radiating with opinions rather than mentioning facts, figures, and relevant data. तो इसमें हम देखते हैं कि पहली बात जो एग्जामिनर करता है वो करता है पुअर एक्सप्रेशन की, कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कैंडिडेट्स का एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। बात करने का के लिए जो चुने गए अल्फाज हैं, बात करने का जो तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज में वो पुअर है। दूसरी वो बात करते हैं कि सब स्टैंडर्ड स्टफ है, जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है इंग्लिश एसे के अंदर, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो जिन सोर्सेज से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड है। तो जो मटेरियल आपने इंग्लिश एसे में प्रोड्यूस किया वो सब स्टैंडर्ड है। इसके बाद तीसरी बात एग्जामिनर करता है इररेलेवेंट मटेरियल की, कि आपने आपसे पूछा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट और फिक्शन के मुतालिक गया, लेकिन आप ग्लोबल वार्मिंग को जो है फैक्ट और फिक्शन के पर्सपेक्टिव में बयान करने की बजाय उसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बयान कर रहे हैं। तो आप टॉपिक से हटकर चीज़ों को बयान कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इररेलेवेंट है। इसके बाद वो बात करता है एब्सक्यूरेंटिस्ट अप्रोच की, यानी कि वेग अप्रोच की। तो जो चीज़ें हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी कि एग्जामिनर डिमांड करता है क्लैरिटी की, कि आपकी जो भी ओपिनियन है
एसे के मुतल्लिक और आप उसको बयान करना शुरू करते हैं, एसे का इंट्रो देते हैं, मेन बॉडी के अंदर उसको वाज़ेह करने की और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए से अपनी ओपिनियन को जो है वो वैलिड बनाने की जो आपकी अप्रोच है वो वेग है। आप चीज़ों को समझते किसी और अंदाज से हैं और कहना कुछ और चाह रहे हैं आप। तो ये चीज़ जो वेग अप्रोच है ये भी जो है वो कैंडिडेट्स के अंदर पाई गई। इसके बाद वो कहते हैं जी लैक ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड फुल ऑफ ओपिनियंस कि आपका जो पेपर था मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स का पेपर था वो ओपिनियन तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी लेकिन उस ओपिनियन को जो है सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद नहीं थे या अगर मौजूद भी थे तो आपने उसको पेपर में वैसा मेंशन नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। तो ये चीज़ें हम देखेंगे बाद में कि पुअर एक्सप्रेशन जो है उसको कैसे हम जो है वो हैंडल कर सकते हैं, सबस्टैंडर्ड स्टफ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इररेलेवेंट मटेरियल के प्रॉब्लम को जो है वो किस तरीके से देखा जा सकता है, फैक्ट फिगर्स और ओपिनियन में जो है वो क्या फ़र्क है, इसको अभी हम जो है वो इंशाल्लाह बाद में जो है वो देखते हैं लास्ट के अंदर। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जामिनर कमेंट्स जो 2007 के अंदर एग्जामिनर ने दिए हैं उनकी तरफ हम आ जाते हैं 2007 के जो कमेंट्स हैं अब ये कमेंट्स जो हैं वो 2007 के आ गए। तो इसमें कहते हैं आउट ऑफ 3,505 appeared candidates, only 1% got above 60% marks. 9% candidates obtained 50 to 59 marks, while 46% secured 40 to 49 marks. 44% failed in the paper. Overall result was indicative of a widespread lack of objective judgment. Instructions categorically required building this aspect through given forms of discourses. Around 80% candidates either ignored it or misunderstood the guideline due to lack of organizational attributes. Another factor contributing negatively was a grossly misplaced reliance on preparatory help books with meaningless stocks, phrases, and irrelevant references, taking away originality from candidates. Two distinct categories of candidates, one with good expression but muddled thought process, and other with clear thought lines but defective language ability, clearly indicated diametrically opposed education system in our country. तो ये जो है वो कमेंट्स हैं और इसके बाद हम इन कमेंट्स का जायज़ा लेते हैं कि पहली बात जो एग्जामिनर करता है वो कहता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव जजमेंट कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया है एग्जामिनर की जानिब से और जो टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऐसे लिखना है तो आपको बुनियादी तौर पर जो है वो उस टॉपिक के मुतल्लिक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और उस टॉपिक के मुतल्लिक आपकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है और ये चीज़ें सारी जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं आपके इंग्लिश एसे के पेपर के अंदर कि आपकी कितनी एक ऑब्जेक्टिव जो है वो जजमेंट है। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज की। हर इंग्लिश एसे के ऊपर लिखा हुआ होता है कि यू शुड यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज, एक्सपोजिशन, नरेशन, डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज जो हैं वो आपने यूज़ करनी होती हैं। तो ये जो है वो एग्जामिनर कह रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज जो कि कैटेगोरिकली कहा गया कि आप यूज़ करें, आपने यूज़ नहीं की। इसके बाद तीसरी बात वो कहते हैं कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एट्रीब्यूट कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करनी है चीज़ों की। आपने ऐसे के बुनियादी तौर पर 3 ही हिस्से होते हैं इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन और फिर उसके बाद आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में और अगर उसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी हैं तो उसमें भी आप देखते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम बयान की गई है तो उसकी क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, सजेशंस हैं और उनको आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इन जो है वो जो है वो फील्ड्स में जो है वो ऑर्गेनाइज करके जो है वो ऐसे को जो है वो एग्जामिनर के सामने पेपर प्रोड्यूस करते होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं पाई जाती थी। और चौथे नंबर पर बात करते हैं रिलायंस ऑन प्रिपरेटरी हेल्प बुक्स टेक्स अवे ओरिजिनलिटी। तो जो ओरिजिनल फ्लेयर है बुनियादी तौर पर वो कहीं चले जाता है। आप रट्टे मारते हैं बने बनाए नोट्स को, बुक्स को
जो ओरिजिनल मटेरियल होना चाहिए है वो नहीं होता। एक्सप्रेशंस कहीं से रट्टा मारा, कहीं से आइडियम्स को रट्टा मारा और उसको किसी तरीके से अपनी लैंग्वेज के अंदर घुसाने की कोशिश की, फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं से पढ़े, उनको जो है, अब वो सारा का सारा मटेरियल जब एक एग्जामिनर पढ़ता होता है तो उसे बिल्कुल वाज़े हो जाता होता है कि ये जो है वो ओरिजिनलिटी नहीं है इस कैंडिडेट की, ये तो इसने कहीं से रट्टा मारा हुआ है और इसका जो एक पैराग्राफ है वो बहुत अच्छा जो है वो एक्सप्रेशन में जा रहा था और दूसरे पैराग्राफ के अंदर मैं आता हूँ तो टोटली डिफरेंट जो है मुझे देखने को मिलता है कि टोटली डिफरेंट किस्म का जो है वो इसके अंदर जो है वो लैंग्वेज है। तो वहाँ से ही एग्जामिनर जो है वो सोच लेता है कि ये कहीं से जो है दो चार पैराग्राफ को रट्टा मारा है और बाकी जो ऐसे है वो इसकी अपनी लैंग्वेज में है, तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल एग्जामिनर के ऊपर वाज़ेह हो जाती हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर गुड एक्सप्रेशन विद मडल थॉट एंड सिक्स्थ क्लियर थॉट विद बैड एक्सप्रेशन, कि चंद एक कैंडिडेट्स का एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन उनका थॉट प्रोसेस बहुत मडल किस्म का है। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी लिखी है, फ्लॉलेस ग्रामेटिकली फ्लॉलेस जो है वो इंग्लिश थी और जो है एक्सप्रेशन भी बेहतर था, इडियम्स का प्रॉपर यूज़ था, पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ था, लेकिन इंग्लिश ऐसे जिन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है, नंबर वन इंफॉर्मेशन, नंबर टू इंग्लिश, या आप नंबर वन इंग्लिश कह लें या नंबर टू इंफॉर्मेशन कह लें, तो इंफॉर्मेशन में कहीं मसला था। वो जो टॉपिक था उसको बयान किया गया, अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है लेकिन आपको उस टॉपिक के मुतालिक कुछ नहीं पता। यानी कि अगर टॉपिक आया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड हैव लिमिटेशंस और कोई कैंडिडेट जो है वो बताता है कि जी वाकई में जो आज़ादी इजहार राय है उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए, तो एग्जामिनर को वाज़े तौर पर ये बात पता लग जाएगी कि इस बच्चे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मुतालिक ज़्यादा आगाही नहीं है। एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या अहमियत है ये इस बच्चे को नहीं पता। अब जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश के अंदर उसको बयान कर दे लेकिन मडल थॉट है, उसको पता नहीं है चीज़ों का, तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। फिर दूसरे नंबर पर वो बात करता है कि थॉट ठीक है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, डेमोक्रेसी के मतलब बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी का पता है, लेकिन एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आ रही हैं, ईडियम्स का इस्तेमाल कर रहा है तो ईडियम्स के इस्तेमाल का नहीं पता उसको, पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो नहीं है, पंक्चुएशन का सही तौर पर यूज़ नहीं है। तो ये जो है वो कमेंट्स 2007 के थे। फिर इसके बाद हम आते हैं 2008 के कमेंट्स के मुतालिक कि 2008 में जो है वो एग्जामिनर क्या बात करता है। तो 2008 के अंदर एग्जामिनर कहता है द एसे पेपर ब्रिंग्स आउट द एक्सप्रेशन, करंट नॉलेज एंड मेंटल कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कि इंग्लिश एसे का पेपर बच्चों के मुतालिक बच्चों में जो चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल लेता है, उनका एक्सप्रेशन कैसा है, उनका करंट नॉलेज कैसा है, उनका मेंटल कैलिबर कैसा है। और यकीन जानिए मैंने खुद जो है वो एसए के पेपर्स को चेक किया है बहुत से कैंडिडेट्स के, और आप भी जब एज ए टीचर किसी पेपर को चेक करते हैं तो यकीन जानिए कि बच्चे की मेंटल अप्रोच, मेंटल कैलिबर, उसके करंट नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनर के सामने आ जाती होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स लैक द नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग, the basic structure was unknown to them, introduction, body of essay, and final conclusion. There was no continuity of thoughts. At times, faulty language forms and idioms were used. These flaws of expression marred the overall impact of the essay. तो इसी तरीके से हम 2008 के कमेंट्स को भी देखते हैं कि पहले नंबर पर बात करते हैं कि लैक ऑफ नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग, कि भैया आप जैसे लिखते हैं वैसा लिखिए ना। जैसा कि मैंने पहले बात की कि चार पांच पैराग्राफ को अच्छे अच्छे धट्टा मारा, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिख लिया, कंक्लूजन बहुत अच्छा लिख लिया, दरमियान में जब लैंग्वेज अपनी लिखी तो एग्जामिनर को पता लगा कि नहीं है इसका नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग, कहीं से 10 15 20 इडियम्स याद किए, उनको घुसाने की कोशिश की है आपने अपने
राइटिंग के अंदर, तो वो भी साफ नज़र आ जाता है कि ये जो है वो इसका अपना नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग नहीं है, ये तो रट्टा मारा हुआ है चीज़ों को। दूसरे नंबर पर बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसे का उसी का नहीं पता जो है वो स्टूडेंट्स को। तीसरे नंबर पर बात करता है डिसकंटिन्यूअस थॉट्स की, कि थॉट प्रोसेस इनका ठीक नहीं है, चीज़ों को जिस तरीके से एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट्स के साथ बयान करना चाहिए वो नहीं किया गया। फिर इसके बाद बात करता है कि फॉल्टी लैंग्वेज, फॉर्म्स एंड इडियम्स रिवील, फॉल्टी लैंग्वेज, फॉर्म्स एंड इडियम्स रिवील्ड फॉल्ट इन लैंग्वेज, कि ग्रामेटिकली जो है वो आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, ईडियम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बयान कर रही हैं कि आप जो है वो आपका एक्सप्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ठीक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 2009 के एग्जामिनर कमेंट्स के मुतालिक, कि 2009 के अंदर एग्जामिनर जो है वो क्या बात करता है। तो 2009 के अंदर कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैड प्रोड्यूस्ड क्रैम्ड नॉलेज obtained from available stereotype sources। तो जैसा कि पहले भी ये बात बयान हुई है कि भैया आप उन बने बनाए नोट्स से या सब स्टैंडर्ड बुक्स से रीडिंग करके जो है वो आ गए हो, और जो है वो उसके अंदर फिर आगे बयान करता है दे हैड इनवैलिड एंड एक्सपायर्ड पीसेस ऑफ information knowledge without any sense to update it। However, 5% candidates showed commendable originality of approach, precision of comprehension and clarity of expression। More importantly, one-third of the total candidates who appeared in the subject had no logic of the basic English grammar, punctuation and sentence formation। तो पहली बात करता है कि इसको हम देख लेते हैं कि क्या इसमें जो है वो पहले नंबर पर बात करता है क्रैम नॉलेज फ्रॉम स्टीरियोटाइप सोर्सेज, के बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, उनको रट्टा मारा और जाकर प्रोड्यूस कर दिया। तो ये भी एग्जामिनर कह रहे हैं कि मुझे पता लगता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इनवैलिड एंड एक्सपायर्ड पीसेस ऑफ नॉलेज, कि जो सोर्स था आपका उसने जो है कहीं 2-3 साल पहले नोट्स बनाए थे, या आपका कुछ जानने वाला CSS ऐसे कर गया था 2016 या 17 में, आपने उसी के नोट्स पढ़े और 2022 के अंदर या 23 के अंदर आप उसको जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जामिनर को पता है कि ये जो है पाकिस्तान का एजुकेशनल रेट या वुमेन की जो टोटल पॉपुलेशन है, या कितने केसेस माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो उन केसेस में जो है 2016 और 2022 के केसेस में फ़र्क आ जाएगा, और ये फ़र्क जो है वो एग्जामिनर को साफ नज़र आता है। तो अगर आपने कोई पुराने नोट्स उठा लिए और खुद से मेहनत नहीं की है तो ये भी एग्जामिनर के सामने वाजे हो जाता है। तीसरे नंबर पर बात करता है बेसिक ग्रामेटिकल फ्लॉज इन पंक्चुएशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ये जो है वो बातें जो है वो करता है एग्जामिनर। अब ये तमाम बातें जो हैं जो एग्जामिनर ने की हैं, उनसे हम कुछ सजेशंस निकालते हैं कि 2006, 7, 8, 9 के जो कमेंट्स हैं एग्जामिनर के, उनमें वो जो भी फ्लॉज बता रहा है वो नहीं होने चाहिए हैं एक अच्छे इंग्लिश एसे के पेपर के अंदर। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या सजेशंस हैं जो हमने उसके अंदर से निकाली हैं। तो उसमें से पहले नंबर पर जो चीज़ है वो है गुड इंग्लिश एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकली फ्लॉलेस इंग्लिश एंड नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग, कि आपका इंग्लिश का एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकली उसके अंदर कोई जो है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और जैसे नेचुरली आप लिखते हैं वैसे ही आप लिखें। अब ये अच्छा एक्सप्रेशन, ये ग्रामेटिकली फ्लॉलेस इंग्लिश, ये नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग, ये कैसे आप मतलब आपको नेचुरल फ्लेयर भी चाहिए है और आप उसके साथ साथ आपका गुड एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आएंगी आपके अंदर। तो आप जो है एक बात हमेशा याद रखिए कि आप बेहतरीन इंग्लिश तभी लिख सकते हैं जब इंग्लिश आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाती होती है, और इंग्लिश को सबकॉन्शियस का पार्ट बनाने के लिए आपको एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए होती है। इंग्लिश में बुक्स को पढ़ें, डॉन को रीड करें, तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे और प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग भी आएगा, फ्लॉलेस ग्रामेटिकली फ्लॉलेस इंग्लिश भी हो जाएगी और गुड एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर वो बात करता है कि प्रॉपर सोर्स ऑफ रीडिंग, कि आपने स्टीरियोटाइप सोर्सेज से जो है वो तैयारी की हुई है। कहीं से जैसे मैंने बयान किया कि 2017 या 16 के अंदर आपके किसी जानने वाले ने किया था, उसने आपको अपने नोट्स दे दिया, आपने वही रट्टा मारा और 2023 के अंदर जाके प्रोड्यूस कर दिया।
तो चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं, 5-6 सालों के अंदर क्या, बल्कि 2-3 सालों के अंदर ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो प्रॉपरली जो है वो आपको करंट अफेयर्स के साथ इंटैक्ट रहने के लिए डॉन न्यूज़पेपर जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। तो मेरा इंट्रोडक्शन टू डॉन न्यूज़पेपर और हाउ टू रीड डॉन न्यूज़पेपर जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ डॉन न्यूज़पेपर, ये इसके ऊपर एक लेक्चर है, अगर आप में से किसी ने नहीं सुना तो आप ज़रूर सुनिए। और उसमें जो है वो आपको डॉन न्यूज़पेपर इजीली पढ़ने का सीएसएस के पर्सपेक्टिव में तरीका बताया गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात आ जाती है रेलिवेंट मटेरियल, कि आपने जो भी टॉपिक चूज किया है उस पे जो भी आपकी ओपिनियन है उसमें आप रेलिवेंट चीजें डालें। आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर जो है वो इफेक्ट्स को पूछा गया है, कॉजेज को नहीं पूछा गया, तो मैंने कॉजेज के अंदर को बयान करके अपना टाइम नहीं जाया करना है, क्योंकि कॉजेज इस टॉपिक के अंदर इरेलीवेंट है। और ये सारी चीजें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस से आती होती हैं। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करते चले जाएंगे उतना ज्यादा जो है वो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। इसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि आगे क्या सजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, उसके अंदर भी जो है वो आउटलाइन की मदद से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एस्पेक्ट्स में चीज़ों को बयान करना और एक स्मूथ फॉर्म में जो है वो आपका जो है वो ऐसे चले, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरी बात क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया उसके मुतालिक जो है वो आप बिल्कुल क्लियर हो, आपकी थॉट जो है वो मडल्ड नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो कोई वेग किस्म के ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो है वो कहता है डिफरेंस बिटवीन बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट, कि आपकी ओपिनियन क्या है और फैक्ट क्या है। ओपिनियन आपकी राय डेमोक्रेसी के मुतालिक क्या है, और उसको अगर जो भी आपकी राय है उसको साबित करने के लिए आपके पास क्या जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो मौजूद है। तो आपको ओपिनियन और फैक्ट के अंदर भी फर्क जो है वो मालूम होना चाहिए। इसके बाद यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज, ये तो हर पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप एक्सपोजिशन में लिखो, आप नरेशन में लिखो, आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ राइटिंग में जो है वो लिखो, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और पहले लेक्चर के अंदर मैंने बता दिया था कि 4 फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज जो एग्जामिनर बयान करता है, वो उसके अंदर बुनियादी तौर पर वो डिस्कोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, वो किस तरीके से बात करने का अंदाज है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इसी मुतल्लिक था। हमने देखा कि एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर जो है वो क्या बात करता है, और फिर उसमें सजेशंस हमने बयान की। अगर इसके मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और उम्मीद है आज जो है वो आपको पता लगा होगा कि एग्जामिनर बुनियादी तौर पर ऐसे के अंदर हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।